let me share screen. Now it's visible. My slide is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's great. So I'll cover today to understand basic concept of psychology definition. It means कि हमें देखना है कि psychology जो definition हम देते हैं उसका क्या concept होता है. Then why and how psychology as a science. हम कहते हैं ना कि psychology science है, तो कैसे science है. Mental process, to understand mental process, mind and behavior. Okay. To understand individual differences in human behavior. एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है behavior के according. Then to understand psychology, what is it and what it is not. क्योंकि ये बहुत सारी मीथ्स हैं हमारे यहाँ पे कि कुछ भी करो वो साइकोलॉजी में ही कंसिडर कर देते हो. ठीक है, तो उस पे भी हम देखेंगे कि क्या चीज ऐसी होती है जो कि साइकोलॉजी है और जो कि साइकोलॉजी नहीं है. Then to understand psychology and its field. Okay, it's related field. साइकोलॉजी एट वर्क, हम कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. Psychology in every day in our life, and at last be a critical thinker. Okay, so first of all we will see understand basic concept of psychology. ठीक है, तो साइकोलॉजी की बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी हर एक एस्पेक्ट पे स्टडी करता है, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है. साइकोलॉजी का मतलब अगर आप अपनी लाइफ के हर एरियाज में देखोगे, आप करियर से रिलेटेड देखते हो या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप को देखते हो या फिर आप जॉब में जाते हो. ठीक है, तो हर एक जगह पे साइकोलॉजी की जरूरत होती है. हर जगह पे हमारा बिहेवियर स्टडी किया जाता है, हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसका वर्क होता है. तो वहां पे हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एरिया में. तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट हम डिफिनेशन देख लेते हैं. Definition of psychology. Psychology is the scientific study of mental process and behavior which is related to environment. ठीक है, अगर हम ये चीज देखते हैं तो साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है. क्या है वो, मेंटल प्रोसेस का स्टडी करती है और हमारे बिहेवियर का स्टडी करती है. तो इससे रिलेटेड हमारे 3 टर्म्स आ रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर. तो 1 by 1 जो है हम इसे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है मेंटल प्रोसेस, क्या होता है साइंटिफिक स्टडी और क्या होता है हमारा बिहेवियर. तो ये 3 हमारे टर्म्स है, साइंटिफिक स्टडी, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्टिविटीज. तो सबसे पहले हम आते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस. क्या लगता है कि साइकोलॉजी साइंस है या आर्ट्स है, किसे कहते हैं हम, और क्यों कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस. तो सबसे पहले मैम आई थिंक साइकोलॉजी साइंस क्योंकि सबसे पहले तो उसमें प्रैक्टिकल चीजें होती हैं और प्रैक्टिकल आई डोंट थिंक कि आर्ट्स में मेनली होता है, वो मेनली साइंस में ही होता है. उसके लैब्स भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं डे बाय डे और इम्प्रूव होते जा रहे हैं. तो आई थिंक साइकोलॉजी इज टोटली अ साइंस. यस, यू आर राइट. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब साइंस तो हमें पता चल चुका है कि ठीक है साइकोलॉजी इज अ साइंस, लेकिन क्यों, कैसे हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं, हमें किसी को एक्सप्लेन करना. जैसे आपने बताया कि हाँ डे बाय डे ये और जरूरी हो रहा है और इसमें मेजरमेंट भी होता है, ये सारी चीजें आपने बताया. ठीक है, तो यहाँ पे वही कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले साइकोलॉजी इज अ साइंस इसलिए हम कहते हैं बिकॉज यहाँ पे इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं. इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या, हम प्रैक्टिकल चीजों को देख रहे हैं. जैसे आपके पास में पेशेंट होता है तो आप पेशेंट देखते हो ना, पेशेंट को देखने के बाद में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस करते हो कि पेशेंट में किस तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे उसे कैसे ठीक करना है, कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए बेनिफिशियल होगा इस टाइम पे. वो सारी चीजें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आते हैं. देन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज करना होता है ना. 1 by 1 हम, जैसे हमारे पास पेशेंट आया है तो हम उसके साथ रैपो स्टैब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, ये सारी चीजें. तो एक सिस्टम, डायरेक्ट तो हम कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, हमें एक सिस्टम से चलना होगा.
थर्ड, इसलिए भी साइकोलॉजी को साइंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट की मदद से बहुत सारी चीजों को जानते हैं और उसके बेस पे जो है रिजल्ट आता है। जैसे कि हमें आईक्यू चेक करना है तो साइकोलॉजी में बहुत सारे आईक्यू के टेस्ट हैं। पर्सनालिटी को अगर चेक करना होता है देन देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। अगर न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी की मेमोरी में प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी का अटेंशन लेवल पुअर होता जा रहा है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो गई, तो वहां पे हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी यूज करते हैं। क्लियर है कि साइकोलॉजी साइंस अब क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है, हमारी इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन होती है, सिस्टमैटिक वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिसको एडमिनिस्टर करके हम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। देन हमारा सेकेंड टर्म है मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो इट रिफर्स टू ऑल इंटरनल एंड कोवर्ट प्रोसेस ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, राइट। जो भी चीजें होती हैं कि हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर चल रही है, चीजें हो रही हैं, तो उसको हम कैसे असेस करेंगे? तो हम उसकी मेमोरी को देखकर कर सकते हैं, उसके मेमोरी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। अगर मुझे पास्ट की चीजें पूछनी है, लॉन्ग टर्म की, तो मैं उससे पूछूंगी कि आपका बर्थडे कब है, या आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी कब हुआ था, आपने 10th कब पास किया है, अगर वो काफी लाइक उसके 10 या 15 साल हो गए हैं, तो वो सारी चीजों को आप उसके पास्ट, इट मीन्स लॉन्ग मेमोरी को चेक कर सकते हो। देन परसेप्शन के अकॉर्डिंग भी हम उसकी मेंटल प्रोसेस को देख रहे हैं कि किसी भी चीज को देखने का जो उसका नजरिया है वो कैसा है, कैसे वो चीजों को परसीव कर रहा है, पॉजिटिव वे में कर रहा है या निगेटिव वे में कर रहा है। कई बार ऐसा सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसे प्रॉब्लम होती है वो उसकी जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लाइक एडिक्शन में, एडिक्शन जब आप करते हो, किसी भी तरीके का नशा जब होता है, तो वहां पे सबसे पहले जो इफेक्ट हमारा होता है वो परसेप्शन पे होता है, जिससे हमारे देखने का कोई भी चीज जो है नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। देन थिंकिंग प्रोसेस कैसी फ्लो हो रही है, थिंकिंग की बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, जैसे लोग बोलते हैं ना मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं चीजों को सोच रहा हूँ, तो वो सारी चीजें हम साइकोलॉजी में करते हैं। इसलिए मेंटल प्रोसेस का स्टडी किया जाता है ताकि हम उसकी बिहेवियर को समझ सकें। तो जो थर्ड टर्म हमारा है वो है बिहेवियर प्रोसेस। तो बिहेवियर प्रोसेस क्या होता है? वैसे चीजें जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर में क्या क्या आ जाएगा? कोई भी काम आप जब करते हो उसे हम बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा एक बिहेवियर है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो बिहेवियर को भी हम एनालाइज करते हैं साइकोलॉजी। तो अगर कोई भी साइकोलॉजी का डिफिनेशन पूछना है तो आपको सीधा सीधा 3 टर्म्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी, सेकेंड वन इज द मेंटल प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी की कंप्लीट डिफिनेशन है जिससे आप अपने साइकोलॉजी के डिफिनेशन को कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का कुछ है म्यूट कर लीजिए। अब हमारे सामने में सबसे पहले एक चीज आती है, मिथ्स ऑफ साइकोलॉजी। बहुत बार हमें ये मिथ्स का क्या मतलब है? मिसकंसेप्शन, किसी चीज को गलत चीजें समझना। जैसे साइकोलॉजी डील्स ओनली मैड पीपल, तो क्या ऐसा है कि साइकोलॉजी जो है सिर्फ मैड पीपल को ही डील करता है? ऐसा तो नहीं होता। हमारे पास में जनरल पॉपुलेशन भी आती है ना, हमारे पास तो जनरल पॉपुलेशन भी आती है। अगर किसी को करियर में प्रॉब्लम है, किसी को मैरिटल प्रॉब्लम है, तो वैसे भी लोग आते हैं। तो ये सरासर गलत है कि जो साइकोलॉजी है सिर्फ पागलों के साथ काम करता है। सेकेंड, साइकोलॉजिस्ट रीड आवर माइंड, ये भी गलत है। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, ठीक है, कि हम किसी चीज को देखकर बता दें। हमारे लिए प्रॉपर एक सेटअप होता है, हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, वर्कअप होते हैं, और उसके बाद में हम उनके मेंटल फंक्शन को और बिहेवियर फंक्शन को असेस करते हैं और तब जाके उनके बारे में चीजों को बताते हैं। देन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ एंड प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई पेशेंट आपसे हेल्प लेने के लिए आता है तभी आप उसको हेल्प करते हो, उसको वो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने तरफ से कुछ देते हो, ठीक है। और हम उनकी कोई ये प्रिडिक्ट नहीं करते फ्यूचर, हम उन्हें खुद को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ताकि वो चीजों को खुद से समझ सके और खुद वो डिसीजन ले सके। साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस जज पीपल नेवर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी जजमेंट नहीं कर लेते हैं, कभी भी किसी के बारे में वो नॉन जजमेंटल होते हैं।
देन देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट इन साइकोलॉजी। बहुत बार आप लोगों का तुम करते क्या हो, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये बोला जाता था तुम लोग करते क्या हो क्लिनिकल साइकोलॉजी, तुम लोग को बस बात करते हो। तो हम बात नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, हम पेशेंट को जो है प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, साइकोथेरेपी जिसे कहा जाता है। और हमारे पास में बहुत सारे साइकोथेरेपीज है अलग अलग डिसऑर्डर के लिए, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं। अगर किसी का एडिक्शन का केस है, नशा कर रहा है, तो फिर हम मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी पर्सनालिटी की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम डीबीटी प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर कोई कहता है कि आप सिर्फ बात करते हो तो आप उनको बताएं कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मीथ्स थे जो कि आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आते हैं सम क्वेश्चन फॉर यू। चलो अब एक चीज है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, अभी पहले ही मैंने बता दिया था। कुछ पता है साइकोलॉजी किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको डिफिनेशन दिया है तो 3 टर्म्स याद रखने हैं। नंबर 1 साइंटिफिक स्टडी, सेकंड Scientific study, yes ma'am. yes scientific study, okay, it is study our mental functioning as well as behavior also, okay. Behavior. ठीक है, देन हाउ डिड इट इवॉल्व, कैसे ये ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइकोलॉजी की ओरिजिन की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा होगा विलियम वोंट, है ना, उन्हीं के बारे में पढ़ा होगा। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है, साइक एंड लोगोस। तो साइक का मतलब जो होता है सोल और ब्रीथ, ओके, एंड लोगोस का जो मीनिंग होता है वो नॉलेज, इट मीन स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, है ना। यहाँ पे हम आत्मा का क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो थे वो विलियम वोंट ने 1879 में एक लेबोरेटरी स्टार्ट की। लेकिन जो विलियम वोंट थे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक फिजिशियन थे, ठीक है। लेकिन उनका काफी इंटरेस्ट था तो बाद में इन्होंने काफी काम किया इस चीज में, और इन्होंने फिर जाकर कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है वो लेप्जिग यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने स्टार्ट किया था साइकोलॉजी लेबोरेटरी, उसी ये फेमस हुए थे। गॉट इट? चलिए ये तो Yes ma'am. ठीक है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से अलग होता है। हम एक ही सिचुएशन में है, सपोज कि अभी हम लोग सब एक ही क्लास में है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का तो अलग अलग रिस्पॉन्स होगा ना, कुछ चुप होंगे, कुछ आंसर देंगे, ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा, तो ये हमारी इंटेलिजेंस लेवल पे होता है कि हम सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहे हैं। सेकंड हमारी पर्सनालिटी, हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इगोटिस्ट है, क्या है, किस तरीके की पर्सनालिटी है, उस चीज को फिर हम उस पे भी हमारा बिहेवियर है जो है वो डिपेंड करता है। मोटिवेशन, अगर मेरी क्लास के लिए मोटिवेशन बहुत अच्छी है तो क्या होगा, मैं क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करूंगी, मैं टाइम से पहले क्लास पहुंच जाऊंगी, जो भी मुझे होमवर्क मिल रहा है वो सारी चीजों को मैं करती हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरा मोटिवेशन जो है लो है तो उस टाइम पे क्या करोगे, आपको क्लास करने का दिल नहीं करेगा, आप क्लास ज्वाइन करके भी आप चले जाओगे, या फिर आपने बस ऑन करके छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें भी आपके मोटिवेशन पे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती है। देन एटीट्यूड, आपका जो व्यू है, आपकी जो बिलीफ है, ओपिनियन है किसी चीज के लिए, वो किस तरीके का है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, निगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, दोनों तरीके का। तो इसके बेस पे मान लो आपने जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है तो वहां से कुछ लोगों का एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा कि नहीं वहां तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे तो बहुत अच्छे लोग हैं सीधे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनका निगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है यूनिवर्सिटी को लेकर। तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं दोनों के बिहेवियर में, दोनों के मेंटल प्रोसेस पे। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो हमारी इंटेलिजेंस लेवल पे होती है, पर्सनालिटी पे होती है, मोटिवेशन पे होती है और एटीट्यूड पे भी होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन।
ओके अब कौन सी ऐसी चीज है जो साइकोलॉजी नहीं है, जो कि साइकोलॉजिस्ट जिसे हम नहीं कहते हैं? तो सबसे पहले सीडो साइंस या सीडो साइकोलॉजी। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। तो अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट को कहो, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि हम आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, और वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे दिखते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक गलत है। ये लोग जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। सबसे पहले जो है पामिस्ट्री, जो हाथ की लकीरों को देखकर बताते कि अच्छा आपकी तो शादी 2 महीने के बाद है या 6 महीने के बाद है, आपको तो बहुत अच्छा कुछ धन मिलने वाला है, इस तरीके की चीजें भी बोलते हैं वो लोग। तो वो क्या है, आपको वो हाथ की लकीरों को देख रहे हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक तो नहीं है, तो इसलिए वो उसे हम साइकोलॉजी कंसिडर नहीं करते हैं। देन फेनोलॉजी, यहाँ पे क्या होता है ना, इस वाले में जो लोग होते हैं वो पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे? आपके ब्रेन के स्कल को के शेप से। अगर आपका ब्रेन का स्कल जो है काफी बड़ा है तो उससे अलग रिलेट करेंगे, छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका एनालिसिस कुछ और हो जाएगा। और इन्हें भी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये भी एक सीडो साइकोलॉजी में आते हैं। देन ग्राफोलॉजी, आपके जो भी आप लिखते हो, आपकी राइटिंग से एनालिसिस करते हैं, तो इनका एक अलग कोर्स होता है। इनका दूर दूर से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कोई वास्ता नहीं है, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। अगर कोई ग्राफोलॉजी का कोर्स कर लेता है और ये सोचता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, मैं लोगों के बारे में जान जाता हूँ, मैं चीजों को, तो ये गलत है। न्यूमरोलॉजी, ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ चीजें हैं, जैसे ठीक है 4 नंबर आपके लिए बहुत लकी है, 8 नंबर आप यूज करो, आप कहीं भी जाते हो तो उसी डिजिट को यूज करते हो, तो वो क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज एनिवर्सरी डेट, उन सब चीजों में कुछ चेंजेस करके आपको प्रिडिक्ट करता है कि अच्छा तुम ये करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम 2 नंबर ज्यादा यूज करो तो फिर उसमें तुम्हारी लाइफ काफी खुशहाल रहेगी। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो इन्हें भी हम साइकोलॉजी में नहीं रखते हैं। देन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, लाइक ये ग्रह जिसको कहते हैं ना, वहां पे देखते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर देखते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी लाइफ में चल रहा है, या किस ग्रह को हटने से फिर चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो ये भी कई बार लोग समझते हैं कि ये जो लोग हैं साइकोलॉजिस्ट के इसमें कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें भी हम साइकोलॉजी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये देन पॉपुलर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, हमारी फील्ड कौन कौन सी है तो बहुत सारी चीजें, बहुत फील्ड्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वो फेमस भी है। फर्स्ट, बायोसाइकोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, बिहेवियर का एनालिसिस, उनकी जो भी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल केमिकल्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेस पे हम मेंटल फंक्शनिंग और बिहेवियर फंक्शनिंग को असेस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल में एजुकेशन से रिलेटेड, अगर बच्चों में किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर उनको अपने स्कूल के लिए कोई करिकुलम डेवलप करना है, सिलेबस डेवलप करना है, इसके साथ साथ अगर आप देखते हो कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए एक क्लास का, तो वो सारी चीजें कौन करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। देन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की डिमांड हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉय में कि वहां पे उनकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या फिर एम्प्लॉय को हायर करने के लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेफिनेटली उनके मेंटल हेल्थ को देखने के लिए कि जब वो खेलते हैं तो वहां पे उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ठीक है, उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बात कॉन्फ्लिक्ट तो उनके अंदर नहीं है, तो वो सारी चीजों को भी हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही वहां पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में आते हैं। या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी कुछ अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ऐसा बहुत फेमस कोर्सेज तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज हैं शायद, तो उसको भी लोग करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सभी को पता होगा, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है ये, जिसमें हर कोई जो है चाहता है कि हम मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम
हर चीज डील करते हैं, लाइक पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट प्लान को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कई तरीके की चीजें करते हो। इसके अलावा है काउंसलिंग साइकोलॉजी। जब चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो फिर वहां पे क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है या बिहेवियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका सोशल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी में जाकर वहाँ के लोगों से मिलना, जो भी ग्रुप्स हैं उनमें देखना कि किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम स्टॉर्मिंग तो नहीं हो रही है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उनका एटीट्यूड इंटर ग्रुप और आउटर ग्रुप के लिए जो है पॉजिटिव करना होता है। इस तरीके का काम सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आता है साइकोलॉजी एट वर्क। हम कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेते हैं। मैक्सिमम लोगों का अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ड्रीम होता है, इनफैक्ट मेरा भी ड्रीम था बहुत अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं मैं। तो वहां पे सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एमफिल करना है वहाँ 2 साल का, और आपको आपके कंप्लीट होने पे एमफिल वो लोग आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, जिससे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हो और आप बहुत सारे काम करते हो यहाँ पे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो हेल्प करते हैं वो पेशेंट को देखते हैं, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी होती है उनके डायग्नोस करते हैं, और फिर जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बनाते हैं। ये लोग जो है हर एक एज ग्रुप को देखते हैं, चाइल्ड को भी देखते हैं, अडल्ट को भी देखते हैं, एडोलसेंस को भी देखते हैं, ओल्ड एज को भी देखते हैं। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है सिर्फ बच्चों को ही देखेंगे या फिर अडल्ट को ही देखेंगे। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे भी, लेकिन आपके अंदर आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप हर ग्रुप को डील कर सको। राइट। देन काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी बहुत अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, करियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप काउंसलिंग साइकोलॉजी की हेल्प ले सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो। मास्टर के बाद में आप एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर अगर आपने एमए साइकोलॉजी से किया है तो एज अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर दोनों ही होते हो, और वहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हो, इमोशनल लेवल को समझकर उनको काउंसलिंग दे सकते हो अगर आपको काउंसलिंग स्किल पता है तो। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो अभी मैंने बात की थी कि ये भी बहुत अच्छा है फील्ड। यहाँ पे आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है, जो मोनोटोनस है, ठीक है, कैरिकुलम को डेवलप करना है, तो उन सब चीजों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं यहाँ पे उनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों में रैपो डेवलप एक्सक्यूज करना मी है। मैम। यस। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस। मैम अगर किसी ने क्लिनिकल से एमए किया है या काउंसलिंग से, तो मैम तो वो काउंसलर बन सकता है ना, या फिर तो मैम सिंपल अगर साइकोलॉजी से एमए किया है तो भी तो कैसे बन सकता देखो मैं बता है रही हूँ, काउंसलर? अगर आपने एमए किया है साइकोलॉजी में तो आप साइकोलॉजिस्ट होते हो। ठीक है, यस। लेकिन काउंसलर जो होते हैं ना, कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है, उनका हो सकता है ओके। उन्होंने सोशियोलॉजी से किया हो, तो उन्हें तो हम साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते हैं। जैसे बहुत लोग काउंसलर, आपने देखा होगा कि बहुत लोग काउंसलर बन जाते हैं, लेकिन हर कोई साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास में एमए की डिग्री होनी चाहिए, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी ये कर रहे हैं कि हाँ काउंसलर, लाइक कि साइकोलॉजिस्ट को ही काउंसलर बना ले, लेकिन जो कि सही नहीं है। आपने 3 साल ग्रेजुएशन में दिया है, 2 साल मास्टर में दिया है, 5 साल आपने पढ़ाई की है साइकोलॉजी में, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट कंसीडर किए जाओगे, ना कि काउंसलर। ठीक ओके है, तो आप अपने आप को, जब आपका कंप्लीट हो जाता है मास्टर, तो आप अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट कंसीडर करोगे। ठीक है, मैम, तो आपने एमए के बाद मैम कैसे फिर अप्लाई कर सकते आप हैं, साइकोलॉजिस्ट हो ही गया ना, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए अगर आते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट की जॉब मास्टर लेवल पे ही मांगते हैं, तो वो आप वो फिल कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ओके।
ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, वहाँ की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है एम्प्लॉय में, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन लेते हैं जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक साइकोलॉजिस्ट का रोल कितनी जगह पे है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है। तो ये हमारे आज के टाइम पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा ही जो कहा जाए वाइटल रोल है हमारे इसमें सोसाइटी में, और हर जगह पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले जो है हमारे इम्प्रूव कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। अगर हम अच्छे नहीं हैं, हम हेल्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अच्छी नहीं होगी, हमारी कम्युनिकेशन भी लोगों के साथ अच्छी नहीं होगी। हो सकता है हम गुस्से में हो जाए या फ्रस्ट्रेट होते हो तो आपने, या फिर हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों से बात नहीं करूंगी। तो लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, वहां पे भी साइकोलॉजी का रोल होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर आप बहुत अच्छे से खुश हो, आपका सेल्फ स्टीम अच्छा है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, ठीक है। अपने करियर के बारे में सही से डिसीजन लेते हो, वहां पे भी साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है। रिलेशनशिप को बनाने में भी आपको हेल्प करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना था। देन बी क्रिटिकल थिंकर, सिर्फ हमें इतना पढ़ना नहीं, लेकिन हमें अपने आप को एक क्रिटिकल थिंकर भी बनाना है, ठीक है। ऐसे ही आसानी से किसी भी चीज को हमें नहीं मानना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बी स्केप्टिकल। यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने कोई भी चीज दी गई है, जैसे कि मान लो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, फाउंडेशन कोर्स, मैंने आपको बता दिया ये, तो आपको इतनी आसानी से क्या है मानना चाहिए? आपको पहले देखना है कि वो कोर्स क्या है, ठीक है, उस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, मेरे लिए कितना यूजफुल है, और क्या चीजें सही हैं या नहीं है, वो सारी चीजों को देखकर आप जो हैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन पे आसानी से भरोसा नहीं करना है, हमें करना ये है कि उसके बारे में पूरी तरीके से जांच करनी है, ठीक है। जो कहता है छानबीन करना, वही काम आपको यहाँ पे करना होता है एक क्रिटिकल थिंकर के लिए। जब आप सोचोगे तभी तो कुछ और रिजल्ट निकलेगा ना, ठीक है। देन एग्जामिन डिफिनेशन ऑफ टर्म, कोई भी टर्म आपको दिया गया है, ठीक है, आप उसको देखिए, समझिए एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। जैसे आज हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़े, तो हमने सबसे पहले डिफिनेशन देखा ना कि क्या डिफिनेशन है ना, क्या क्या टर्म्स उसके अंदर आ रहे हैं, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल थिंकर बनना होता है। हम उस चीज को देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि ये कितना रेलिवेंट है, कितना नहीं है, एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, ये प्रॉब्लम मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या मैं उस चीज को फुलफिल कर पा रही हूँ, जो इन्वायरमेंट मुझसे डिमांड कर रहा है क्या मैं उसे फुलफिल कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में डिफिनेशन ऑफ टर्म में आ जाएगा। देन अजम्पशन, आपको कुछ एज्यूम करना होगा, कोई भी फैक्ट आता है आपके सामने, तो आपको उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एज्यूम करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करना है खुद से कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है। इस तरीके की चीजों को भी आपको करना होगा, जिससे आप एक क्रिटिकल थिंकर बनोगे। देन कंसीडर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस, आपको जो भी आपके पास में प्रॉब्लम थी, या फिर जो भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन मिली है, उसका आपको एविडेंस यानी कुछ प्रूफ देखना होगा कि क्या कोई प्रूफ है इसके लिए, और उसके बेस पे आपको कुछ अल्टरनेटिव चीजें भी ढूंढनी होगी कि हो सकता है जो अभी मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं फेल कर जाऊं, कोई जरूरी तो नहीं होता है ना कि हम हर एक चीज में पास हो। तो हमें एक अल्टरनेटिव चीजों को भी देखना होता है बैकअप सपोर्ट के लिए, ठीक है। देन डू नॉट ओवर सिंप्लीफाई, हर चीज को बहुत ज्यादा सिंपल मत करो। कई बार होता है ना कि हम चीज बस लाइटली ले लेते हैं, हाँ ठीक है हो गया हो गया। तो वो चीजें हमें नहीं करना है, हमें चीजों को अपने आप को समझना है, इन्वायरमेंट्स देखना है कि कहाँ पे क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, थोड़ा सा उसके बारे में और अच्छे से स्टडी करना होता है, ताकि हम चीजों को और अच्छे से, और हमारा जो डिसीजन हो वो सही हो सके। तो क्रिटिकल थिंकर का मेन मकसद ये होता है कि हम अपने लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर सके, जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन को हम सही से कर पाए। बेसिकली ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। डू नॉट ओवर जनरलाइज, हर चीज को जनरलाइज मत करो। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दूंगी, आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप का हो रहा है कि एक बॉयफ्रेंड खराब निकल गया तो ये सोचते हैं कि आगे भी बॉयफ्रेंड खराब निकलेगा, या फिर एक शादी खराब हो गई तो आगे भी चीजें जो है खराब ही होंगी, हर एक चीज में मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई, मेरा जो
फ्रेंडशिप है वो भी खराब हो गया, मेरी सोशल लाइफ भी खराब हो गई। तो वो हमें जनरलाइज नहीं करना होता। अगर एक चीज खराब हो गई तो ये सोचो कि क्यों खराब हो गई है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ये जो आप अपनी थिंकिंग है उसको हर एक एरिया में, अपने करियर में यूज कर सकते हो, अपनी सोशल लाइफ में यूज कर सकते हो, अपनी फ्रेंडशिप, जैसे आप फ्रेंडशिप करते हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पे भी आप एनालाइज कर सकते हो चीजों को। तो ये कुछ आपके टिप्स थे जिससे आप अपनी थिंकिंग को क्रिटिकल बनाओगे, जिससे आप डिसीजन आसानी से ले सकते हो, ठीक है। इसमें बैठ में रोटी चाय पास बनावे तो सब्जी तो है नहीं, रोटी से बनावे। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी